जय हिंद जय भारत। आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कंप्लीट करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सरकार के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और सरकार के विभिन्न कार्य क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम इसी क्रम में अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम पूरा चैप्टर रीड करके सुनाएंगे आपको। आप अपना ध्यान केंद्रित करके चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और उसको शॉर्ट या कम शब्दों में हम समझाने की कोशिश भी करेंगे और अंत में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। आप उन्हें अपनी कॉपी पर भी उतार सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर शुरू होता है। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। देखिए, आपको इस चैप्टर में सरकार को नियंत्रित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें वोट डालकर जो वयस्क मताधिकार होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसके द्वारा चुना जाता है हमारे प्रतिनिधियों को। और वही प्रतिनिधि आगे जाकर हमारे लिए अपने न्याय निर्णय के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अब क्या लोकतांत्रिक सरकार को वोट डालकर चुनना ही हमारा बस इतना ही काम है क्या वयस्क मताधिकार का? नहीं, इसके अलावा भी हम अनेक तरीकों से सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हम आंदोलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जितने भी, उसके द्वारा भी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। इस चैप्टर में वही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले, और जिनको त्वचा का रंग सांवला है, इसे भारतीय भी वहां पर रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कर्तनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून में से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आस पास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, जहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। अब आपको यहाँ तक इन पैराग्राफ में आपको समझाया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार को नियंत्रित करने के लिए जो ये चैप्टर दिया गया है, इसमें पहले आपको एक माया नामक लड़की की कहानी दी गई है
उसके उसे वृक्षों से कुछ तस्वीरें मिलती है और उसी में से एक 15 वर्ष का लड़का हेक्टर पीटरसन की कहानी उसकी माँ उसे विस्तार से बता रही है। और इसी में वह दक्षिण अफ्रीका में जो पहले रंगभेद की नीति चलती थी श्वेत और अश्वेत तथा भारतीय लोगों में, उसके बारे में बताते हुए उसकी बातों में बहुत गुस्सा है और वह बता रही है कि रंगभेद की नीति के कारण वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हीं में से एक सोवेटो दक्षिण पश्चिम शहर में एक सोवेटो शहर में रहने वाला लड़का पीटरसन था। वहाँ के जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे और दूसरे दो थे उनकी प्रिय भाषा जुल्लू थी। अब जो हेक्टर पीटरसन था और दूसरे उसके साथी थे विद्यार्थी थे वो जुल्लू भाषा सीखना चाहते थे, जबकि वहाँ के श्वेत लोग वहाँ पर उस पर अफ्रीकांस सीखने के लिए दबाव बना रहे थे। तो जुल्लू ने और उसके साथियों ने इसका विरोध किया और श्वेत सरकार ने उन्हें कुचलने के लिए या उनका विद्रोह दबाने के लिए उन पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। और उसी में अफ्रीकांस का जो अफ्रीका जो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है सोवेटो शहर का एक छोटा सा बच्चा 15 साल का अपनी जुल्लू भाषा के लिए विद्रोह करता हुआ उसके गोली लगी और वह खत्म हो गया है। और उसी की कहानी आगे चलेगी। यहाँ तक आपको यही समझाने की कोशिश की गई है। वे अपनी भाषा जुल्लू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विद्रोह करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। यहाँ तक आपको पीटरसन की कहानी सुनाई गई है। माया को एक बक्सा मिला और उसमें से कुछ करतने मिली और उसकी माँ ने उन्हें उन्हें पीटरसन की कहानी सुनाई। अब आगे आपको सरकार के बारे में बताया जाएगा, उस पर नियंत्रण रखने वाले कारकों के बारे में बताया गया लोकतांत्रिक सरकार में। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंत 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब यहाँ तक आपको स्टोरी में नेल्सन मंडेला के बारे में अंत में बताया गया है और 1976 तक कैसे रंगभेद की वजह से बहुत से लोगों को निहत्थे लोगों को मार दिया जाता था उसके बारे में बताया गया। और रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला और अंत में लोकतांत्रिक सरकार जहाँ लोकतांत्रिक बना कौन अफ्रीका कब बना 1994 में। अब आगे आपको बताया गया कि जब अफ्रीका लोकतांत्रिक बन गया है अब इस पर वहाँ के श्वेत और अश्वेत और भारतीय लोग मिलकर वहाँ की गवर्नमेंट पर कैसे नियंत्रण रखेंगे वह प्रमुख कारक जहाँ पर आपको बताए जाएंगे। जैसा कि भारत में भी एक लोकतांत्रिक सरकार है और भारत में भी जैसे भी गतिविधियां होती हैं जो जहाँ पर आपको बताई जाएंगी। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार बनाने में हमारी क्या होगी, भागीदारी होगी। अब भागीदारी कब होगी, जब हम वोट डालेंगे। तो सार्वभौमिक मताधिकार जो हमारा है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी करते हैं। हमारे जहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने के लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। पहला कारण आपको बता दिया गया, पहला कारक लोकतांत्रिक सरकार पर नियंत्रण रखने का पहला कारक आपको यहाँ बता दिया गया है। कौन सा कारक है, भागीदारी। वोट के द्वारा सभी नागरिक क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। दूसरा कारक है जहाँ पर भागीदारी के अन्य तरीके हैं। भागीदारी के दूसरे तरीके कौन कौन से हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और कई तरीके हैं।
लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। पहले तो वो भागीदारी वोट के द्वारा निभाएंगे, दूसरी वो अब सरकार कोई नीति लाती है जहाँ पर उसके लिए कोई अपने नीतियों को लागू करने के लिए दबाव बनाती है, तो जनता क्या करेगी, उनका विरोध करेगी, उसकी आलोचना करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी है वहाँ पर सरकार के विरुद्ध पोस्टें डाली जा सकती हैं और साथ में आंदोलन किए जा सकते हैं, जुलूस निकाले जा सकते हैं और ऐसे जनता जैसा जाहिर कर सकती है कि आपकी नीतियां हमें पसंद नहीं हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। अब देखो, कोई भी लोकतंत्र की सरकार होती है वह सत्ता में बनी रहना चाहती है। अब सत्ता में बनी रहने के लिए उसे जनता का समर्थन चाहिए, तो जनता का समर्थन तभी मिलेगा ना जब वह जनता की इच्छा के अनुसार उनके लिए नीतियां लाएगी, उनके लिए जो उनके हित में हो ऐसे कार्य करेगी, तो ही तो जनता का विश्वास जीत पाएगी। इसलिए कोई भी सरकार क्या करती है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वह जनता का विश्वास जीतने के लिए करती है और उनके हित में कार्य करती है ताकि वह सत्ता में बनी रहे। आगे चलते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को जो है समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। अब देखो, पहला कारण आपको लोकतंत्री सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए पहला कारक आपको क्या बताया गया है, भागीदारी बताया गया है, वो वोट के द्वारा होती है। दूसरा आपको आप धरने पर भी लिख सकते हैं, काफ़ी वर्ड लिख सकते हैं धरने हेडिंग डालकर, फिर आप जुलूस पर भी लिख सकते हैं, हड़ताल पर भी और हस्ताक्षर अभियान पर भी लिख सकते हैं। तो ये 3-4 आपको यहीं पर मिल गए कारण, लोकतंत्री सरकार पर नियंत्रण रखने वाले 3-4 कारण आपको यहीं पर मिल गए। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं है उसे सामने लाया जा सकता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। अब लोकतंत्र जो हमारी लोकतंत्र क्या करता है, अभी देश के हर नागरिक को लोकतंत्र में भागीदारी करने का मौका देता है, लेकिन कुछ वर्ग के जो पिछड़े हुए, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति से भी जो कमजोर वर्ग के जो लोग आते हैं, जैसे SC ST, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि जो लोग आते हैं, ये इस तरह भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, एक अन्य तरीका अपनाते हैं, ये आंदोलन करते हैं, ये मिलकर एक हो जाते हैं और फिर आंदोलन करते हैं। ये ऐसे सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें। अब पहले कारक आपको लोकतंत्र सरकार पर नियंत्रण रखने का पहला कारक आपको भागीदारी बताया गया है, दूसरा धरना बताया गया है, तीसरा जुलूस बताया गया है, फिर हड़ताल और फिर हस्ताक्षर अभियान। और जो इन माध्यमों से जो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते और सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वे आंदोलन करते हैं, वे एक होकर आंदोलन करते हैं। जो आपको अगला कारक बताया गया, आंदोलन करें कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। अब यदि देश का हर नागरिक जागरूक है, शिक्षित है, साक्षर है, तो वह अपने देश की सरकार को नियंत्रित रखने में हर एक नागरिक उस देश का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वहाँ का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी अधिक सुदृढ़ यानी मजबूत हो जाता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे, जंगांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भागीदारी लेने वाले कौन लोग हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। आगे है विवादों का समाधान।
आपको कारक बताए जा रहे हैं। आगे है विवादों का समाधान। अब विवाद होते हैं कई बार दो राज्यों के बीच में, नदियों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कि आपको पता हो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर विवाद होता है हमेशा। कृष्ण राजा सागर बांध और मेटूर बांध में पानी की आपूर्ति को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद चलता ही रहता है, और जो है पोर्टुगल का बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका है अब तक। और भी काफ़ी हमारे जहाँ विवाद होते हैं तो उसको सरकार निपटाती है। किसके द्वारा निपटाती है? तो वह हमारे संविधान में जो लिखे हुए हैं, जो हमें व्यवस्था दी हुई है, उसके आधार पर उन कार्यों को कार्यान्वित करती है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यदि एक समूह विरोध कर रहा है तो दूसरे समूह क्या करते हैं कि इसको दबाने के लिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी। जहाँ तो फिर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी पड़ेगी, जहाँ फिर कोई और तरीके के द्वारा इनके विद्रोह को दबाया जाएगा। तो वो किसका प्रयोग करते हैं? वो हिंसा का प्रयोग करते हैं विवाद को दबाने के लिए। जिसका पल्ला भारी होता है वो कम भारी पल्ले पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने जा उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनका मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों की सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब आपको यहाँ तक पहले लोकतांत्रिक सरकार पर नियंत्रण रखने का पहला कारक आपको भागीदारी बताया गया है। दूसरा धरना, फिर जुलूस, फिर हड़ताल, फिर हस्ताक्षर अभियान, और फिर आगे आपको विवादों का समाधान, ये भी एक कारक है सरकार पर नियंत्रण रखने का। और फिर आगे समानता एवं न्याय बताया गया है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उनका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्रारंभ हो सकता है जब सब लोगों के
साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समांतर न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब अभी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में जो है आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कियों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय को से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। अब आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? कुछ अब इसका आंसर आप ये दे सकते हो कि कुछ जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, ज़्यादातर वही लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं। थोड़ा-सा रूढ़िवादी सोच से वो होते हैं। अब सरकार के द्वारा कुछ सहूलियत भी शुरू की गई है कि यदि लड़की 10th में या 8th में या फिर 12th में अच्छे अंक लाती है तो उसे लैपटॉप या गाड़ी की पुरस्कार या फिर स्कूटी वगैरह भी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। तो इससे क्या होता है कि माँ-बाप को थोड़ा-सा लगता है कि बच्ची पढ़ भी जाएगी और साथ में हमें कुछ गवर्नमेंट की ओर से सहायता भी मिलेगी। तो ये आपको यदि फ़ीस घटा दी जाए या फिर फ़ीस ना ही ली जाए कॉलेज की या फिर स्कूल की, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है और ऐसे रूढ़िवादी सोच से हमारा समाज निकल सकता है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर हैं और थोड़ा-सा शिक्षा की स्थिति से भी कमज़ोर हैं, वो आगे उभर सकते हैं। इसका कारण आप ये बता सकते हो? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखे? बिहार आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? तो वो अब लोकतांत्रिक है, रंग-भेद की नीति पहले थी। 1994 में जैसे ही लोकतांत्रिक सरकार बनी है, अब वहाँ पर सभी के साथ बराबर का बिहेव किया जाता है। संविधान के अनुसार वहाँ पर सभी के साथ बराबर का बिहेव है। अब वहाँ के लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा धीरे-धीरे चेंज आ रहा है। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार के प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो पहला तो आप भागीदारी बता सकते हैं वोट के द्वारा। दूसरा आप धरना बता सकते हैं। तीसरा आप जुलूस बता सकते हैं। चौथा आप हड़ताल बता सकते हैं। फिर आगे हस्ताक्षर अभियान और फिर विवादों का समाधान और फिर समानता और न्याय आदि ये बता सकते हैं आप। इस पर आप हेडिंग डालकर इनके विस्तार से समझा सकते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? सरकार हमारे संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार में जो केंद्र सरकार या संसद के द्वारा बनाया हुआ कोई भी नियम कानून हमारे देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। तो संविधान में दिए हुए कानूनों और नियमों के आधार पर हमारे देश में किसी भी बड़े विवाद को, जैसे कि अभी कावेरी का जो विवाद था, को निपटाने के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। तो आप इसमें जो है सुझाव दे सकते हैं। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? सरकार हमारे संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग सभी पिछड़े वर्ग के लोगों और सभी जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, उनमें समानता को लाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष कार्य करती है, जिससे कि वह भी सामान्य लोगों के बराबर आ सके, यानी मुख्य धारा में आ सके। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश की है इस चैप्टर को आसान भाषा में समझाने की और इसकी शॉर्ट समरी बनाने की। आगे हम इसके नोट्स करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पहला है भागीदारी। अब आपको कम शब्दों में पहले समझाने की कोशिश की गई है। पहले आपको पूरा चैप्टर रीड करके सुनाया गया, फिर उसको शॉर्ट करने की कोशिश की। अब जब आप नोट्स कंप्लीट करेंगे और इसे अपनी कॉपी पर उतारेंगे तो आपका यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भागीदारी पहला कार्य है, तत्व है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में अपना वोट देकर वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से उनके लिए निर्णय लेते हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। भागीदारी के अन्य तरीके। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर तथा उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं।
अखबार, पत्रकार व टेलीविज़न भी सरकार से जुड़े मुद्दों और सरकार से जुड़ी ज़िम्मेवारियों पर चर्चा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। विवादों का समाधान। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय व असुरक्षा की भावना फैलती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो व हिंसा न भड़के। अब आपको जहाँ पर इसमें अब आपने देखा होगा कि आपको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यदि जनता सजग है तो उस देश का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। कुछ नदियाँ एक से ज़्यादा राज्यों से होकर गुजरती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध से भरा हुआ पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो यह विवाद है कावेरी का। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है तथा तमिलनाडु का मैटूर बांध निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी आता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है, अतः अक्सर इसमें विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। समानता एवं न्याय। समानता एवं न्याय को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय एवं समानता तभी मिल सकता है जब सभी लोगों के में बराबरी हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको लोकतंत्र सरकार पर नियंत्रण रखने वाले कारकों को साधारण नॉर्मल शब्दों में समझाने की कोशिश की गई। आशा है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।